आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम हमने शिक्षण कार्यशाला रखा है और ये कार्यशाला मुख्यालय से बाहर होनी है और कई परिस्थितियां हैं सूची आदि बनाने में, लाइट में, नेटवर्क में। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में शिक्षण कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि बतौर सुबह मैंने बात करी आदरणीय एकात्मता शर्मा जी से कि मैंने कहा आप आज संचालन की जिम्मेदारी और मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी आपके घर में आए है, आपने सहर्ष स्वीकार किया और सूची बनाने में भी आपने मदद करी। तो आज के मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगी यशस्वी जी, जो कि परिवार हमारे साथ जुड़ती हैं। अध्यक्षता नीलाक्षी कॉलोनी जी करेंगी। संचालन हमारी दोस्त मंत्रिता जी करेंगे आज के इस कार्यक्रम का। तो मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए कई साथी जो कि हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। सविता बैश्य जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप 2 नंबर से शायद आज जुड़े हैं। तो मैं इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं। सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम एक आज के शिक्षण कार्यशाला के साथ कल के कार्यशाला की सूची, कल कविता वाचन कार्यशाला है, यानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की कविताओं का वाचन करना है। कल की सूची भी तैयार है, उसकी सूचना ग्रुप में डाली जा चुकी है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त मंत्रिता जी को आज के इस शिक्षण कार्यशाला में। और हमारे जो संचालन कर रही हैं मंत्रिता जी, उनसे निवेदन है अधिकतम 4 या 5 मिनट में हमारे प्रतिभागियों को अपनी बात रखनी है। अगर ज़्यादा लेते हैं तो बीच में आपको याद भी दिलाना पड़ेगा। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ मंत्रिता शर्मा जी को। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। देखिए, शिक्षण कार्यशाला है और बाल प्रहरी का 936वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसके अंतर्गत मैं आप सभी का स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करा है श्रीमती एकात्मता शर्मा जी ने। आप पत्रकार हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं मेरी छोटी बहन यशस्वी। आप कक्षा 5 की छात्रा हैं, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल मेठी उत्तर प्रदेश से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 की छात्रा जे.एन. पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। बाल प्रहरी में जुड़े आदरणीय हम बच्चों के मार्गदर्शक श्री आकाश सारस्वत सर, आप उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। हमारी बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। हमारे बाल प्रहरी में हम बच्चों के चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। तथा बाल प्रहरी के संरक्षक, बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी एवं बाल प्रहरी की नींव आदरणीय आदरणीय श्री उदय किरवाला सर, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन है। एवं बाल प्रहरी में जुड़े सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। उपवन में जिस तरह खुशबू बिखेरता है फूल, जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण होता है स्कूल। स्कूल अर्थात विद्यालय, जहाँ हमें शिक्षा मिलती है, हमें हमारे नैतिक जीवन में किस तरह व्यवहार करना चाहिए उसका ज्ञान मिलता है। और हम पढ़ाई करते हैं और हम स्कूल से पढ़ के आगे जाकर कुछ अच्छा करते हैं, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो उसी में हमारे जो शिक्षक रहते हैं वो किस प्रकार हमें शिक्षा देते हैं,
हिंदी, इंग्लिश, गणित मतलब किसी भी सब्जेक्ट के जो टीचर्स रहते हैं, वो हमें किस प्रकार पढ़ाते हैं, हमें उन्हीं की जगह लेकर आज अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी पाठ उठाकर, कोई भी विषय उठाकर और अपनी बात को रखना है। हमें हमारे जो टीचर्स रहते हैं, उनकी तरह अपनी बात को समझाना है, अपने पाठ को समझाना है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी की शास्त्री, कक्षा 5 की छात्रा। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुर स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज बाल पहरी की 936वीं की ऑनलाइन कार्यशाला है, तो मैं आज के मुख्य अतिथि ही श्रीमती एकात्मिका शर्मा जी की नाम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बालपैरी के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर जी, आदरणीय श्री श्याम पांडे सर जी, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बालपैरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया और मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी मीनाक्षी कॉलोनी दीदी की का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और बाल पहरी के आज के ऑनलाइन कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज शिक्षक कार्यशाला है, तो मैं आज मैं आप सभी को विज्ञान पढ़ाऊंगी। तो विज्ञान मेरा मन पसंदीदा विषय है। तो वह मेरा मन पसंदीदा विषय इसलिए है क्योंकि यह बाकी सभी चीजों से बहुत अलग है। विज्ञान में मैं सवाल पूछ सकती हूँ और रोमांचक व्यवहारिक प्रज्ञा प्रयोगों के जरिए उनसे जवाब पा सकती हूँ और यह सब बहुत फायदेमंद है। तो तो मैं आज अपनी बुक मेरी विद्यालय की बुक मिलेनियम साइंस जूनियर फॉर जूनियर से आप सभी को पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे हड्डियों के बारे में। हड्डियाँ क्या होती हैं? हड्डियाँ आपके शरीर के इस संरचनात्मक समर्थन का मुख्य रूप है। तो हड्डियाँ क्या होती हैं? तो हम सबसे पहले ये जानेंगे हड्डियाँ क्या होती हैं। हड्डियाँ आपके शरीर के संरचनात्मक समर्थन का मुख्य रूप है। वे कठोर मजबूत से बनी होती है जो आपके शरीर को उसको आकार देती है। आपके शरीर को उसका आकार देती है और आपको हिलने डुलने में मदद करती हैं। आपकी हड्डियाँ आपके घर की दीवारों के नीचे से के ढांचे की तरह है, वह बहुत मजबूत होती है। तो अब हम हड्डियों के बारे में कुछ जानेंगे। तो मानव शरीर की हड्डियों के बारे में रोचक चीजें अब हम जानेंगे। तो पहला, जन्म समय जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो उसके शरीर में 306 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमारी जवानी होती है, तब हम सिर्फ हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में 206 रह जाती हैं, क्योंकि यह हड्डियां आपस में कुछ जुड़ जाती हैं। हमारे शरीर का 14% वजन हड्डियों का होता है। शरीर की आधे से ज्यादा हड्डियां तक हाथ और पैर में होती हैं। जन्म के समय हमारे कान की हड्डी की पूरी बढ़ी हुई होती है। इंसान और जिराफ दोनों के गले में ये बराबर हड्डियां होती हैं। हमारा मुंह 14 हड्डियों से बना होता है और जो हमारी पूरी स्कल होती है उस पर टोटल
और 22 बोन्स होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं। हमारे चेहरे पे जो है 14 होती है और हमारे सिर पे 8 होती हैं। तो अब हम पूरे शरीर में केवल एक गले की हड्डी बिना जोड़ की होती है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कुल कैल्शियम का 99% हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत जांघ की हड्डी और सबसे कमजोर नाक की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर स्टील और हड्डी दोनों, अच्छा बच्चों बताइए, अगर स्टील और हड्डी दोनों समान वजन की है तो कौन सी ज्यादा मजबूत होगी? तो कौन सी ज्यादा मजबूत होगी, हड्डी मजबूत होगी या स्टील? तो मैं बताती हूँ, हड्डी स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होगी। सबसे ज्यादा टूटने वाली हड्डी हाथ की हड्डी होती है। टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में लगभग 12 सप्ताह का समय लगता है। तो अब हम जानेंगे कि मांसपेशियां क्या होती हैं। तो मांसपेशियां क्या होती हैं? तो मांसपेशियां आपके पूरे शरीर में नरम ऊतकों के टुकड़े हैं। वे आपके शरीर को स्थिर रखने में से लेकर मैराथन दौड़ने तक हर काम की आपकी मदद करती है। मांसपेशियां आपके अंगों को भी हिलाती है और सहारा देती हैं। आपका दिल एक मेहनती मांसपेशी है जो आपको जीवित रखने के लिए दिन में हजारों बार धड़कती है। अब हम अब हम जानेंगे मांसपेशियों के बारे में। तो मांसपेशी तंत्र ही आपके शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करता है। मांसपेशियां छोटी हरकतों के लिए जरूरी होती हैं जिससे मुस्कुराना और बड़ी हरकतों से के लिए जैसा दौड़ना या फेंकना है। कुछ मांसपेशियां आप नियंत्रित करते हैं, जैसे कि जब आप कोई भारी चीजें उठाते हैं तो आपकी बाइसेप सॉरी माफ करेंगे। अन्य मांसपेशियां जैसे कि जो आपको सांस लेने में मदद करती हैं, बिना आपके सोचे ही हिलती हैं। गति के लिए जिम्मेदार होने के अलावा मांसपेशी तंत्र आपके शरीर में को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी अपनी स्थिति में बनाए रखता है, लेकिन आपकी मांसपेशियों में इससे कहीं ज्यादा कुछ है। मांसपेशी तंत्र के बारे में ज्यादा जानने के तो अब हम जानेंगे कि मांसपेशियां किसकी बनी हुई होती हैं। आपकी मांसपेशियां एक साथ गूदे और हजारों छोटे छोटे तंतुओं से बनी होती हैं। ये तंतु एक साथ खिंचते और दबते हैं और जो आपके अंगों का शरीर को गति देते हैं। आपकी मांसपेशियां या रजाई की तरह एक साथ बुनती हैं जो वो आपके शरीर को ढकती हैं। वे सभी दिशाओं में दौड़ते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो अब मांसपेशियां, तो अच्छा बच्चों बताइए कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होते हैं। मांसपेशियां शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। मनुष्य और अन्य कशेरुकी जीवों में 3 प्रकार मांसपेशियों के हैं: कंकाल, चिकनी और हृदय संबंधी। तो हम मांसपेशियों के लचक कैसे बना सकते हैं? व्यायाम या खेल खेलने से पहले हमें स्ट्रेचिंग और हल्की जॉगिंग के जैसे वार्म अप व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होने की संभावना कम हो सकती है। इससे वार्म अप व्यायाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मांसपेशियों को गर्म और अधिक लचीला बनाते हैं। तो अब तो आप, तो जैसे कि अब क्लास खत्म हो चुकी है, तो अब हम आपका होमवर्क है कि आपको मांसपेशियों और हड्डियों के बारे में और नई जानकारियां निकाल के लानी है। और धन्यवाद। मंत्रिता जी आगे आगे संचालन करिए। मंत्रिता जी। मंत्रिता जी।
संचालन करिए आगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद विशिष्ट अतिथि महोदया। आपने अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा। आपने साइंस में हड्डियों के बारे में पढ़ाया कि हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अब मैं रुक करती हूँ प्रतिभागियों की ओर, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है प्रतिभागियों साथियों से कि वह शिक्षक बतौर अपनी बात को 2 से 5 मिनट ही रखें। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारी पहली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी नव्या, कक्षा 9 की छात्रा, ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नव्या है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक, तो मेरे पुस्तक का नाम है कृतिका और मेरे चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में, और इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बताती हूँ। इस जल प्रलय में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने बाढ़ के कारण हुई त्रासदी का वर्णन किया है। बाढ़ की स्थिति में लोगों को किस तरह की समस्याओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, यह कहानी उसका वर्णन करती है। लेखक ने बड़ी सावधानी पूर्वक बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। उसने हर उस छोटे बड़े क्षण का वर्णन किया है जो हमें उस त्रासदी की सटीक अनुभूति करवा सके। यह घटना पटना शहर की है। सन 1967 में लगातार 18 घंटे वर्षा के बाद पुनपुन का पानी निचले हिस्सों में घुस गया था। इसके कारण उन क्षेत्रों को बाढ़ की स्थिति से गुजरना पड़ा था। इस घटना के लेखक स्वयं भुक्तभोगी थे। उन्होंने स्वयं इस त्रासदी को नजदीकी से देखा था। लेखक ने इस घटना से बाढ़ की वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। बाढ़ की स्थिति से गुजरते समय किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए, लेखक ने इसकी जानकारी दी है। यह पाठ प्रकृति आपदा के समय मनुष्य की विशेषता और झेली जाने वाली यातनाओं का बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। अपने इस प्रयास में लेखक बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे क्या सीख मिलती है। मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और ऐसे आने वाले बाढ़, भूकंप या किसी और चीज की हमें हमेशा सूचना रखनी चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी रुचि जनौटी, कक्षा 9 की छात्रा, अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनौटी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा है और आज मैं एक शिक्षक बतौर अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ जो वाग है, जो कवित्री लल्लत के द्वारा लिखा हुआ है, उसका शिक्षक बतौर मैं उसको प्रस्तुत करूंगी। तो पहले मैं आपको कवि परिचय दूंगी। कवित्री का नाम है लल्लत। उनका जन्म सन 1320 में कश्मीर में हुआ था। वो एक कश्मीरी कवित्री थी। उन्हें लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता था। उनका देहांत सन 1351 के आसपास हुआ और उनकी काव्य शैली जो है उसे वाक कहा जाता है और आज मैं भी वही पाठ आप लोग को पढ़ाऊंगी। तो पहला वाक कुछ इस प्रकार है कि वाह रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह होंक, घर जाने की चाह है घेरे। इन पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे उसे कच्ची डोर अर्थात अपनी सांसों द्वारा उसे चला रही हैं।
वह केवल यही इंतजार में है कि कब प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें उनके जीवन से पार करेंगे। उनकी उम्र प्रत्येक दिन कम होती जा रही है। उन्हें उनके प्रभु मिलन के लिए किए हुए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, किंतु असफलता प्राप्त होने के कारण उन्हें ग्लानि भी होती जा रही है। किंतु उन्हें प्रभु की शरण, जिन्हें वो घर कहती हैं, उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुई है। दूसरा वाक्य है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कहा है कि मनुष्य को संयम में रहते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता और भोग विलास से पूरी तरह दूरी बना लेने पर मनुष्य अहंकारी हो जाता है, अर्थात उसके मन में अहंकार जाग उठता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा मध्य मार्ग ही अपनाना चाहिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, श्रम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जीप टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उत्तराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर करते हुए कहा है कि परमात्मा के मिलन के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत तक, यानी कि जब उनकी मृत्यु करीब आई, उन्हें कुछ न प्राप्त हो सका। उन्हें अपनी दरिद्र अवस्था से काफी पछतावा हुआ एवं वह पश्चाताप के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। चौथा वाक्य कुछ इस प्रकार है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी हो तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कविता पढ़ाई। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी अक्षता शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा, रुड़की हरिद्वार से। दीदी क्या? जी मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अक्षता शर्मा है। और मैं रुड़की हरिद्वार से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पहला चैप्टर 2 बैलों की कथा पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी 2 बैल हीरा और मोती पर आधारित है, जिसे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। झूरी नाम का एक किसान था, जिसके पास हीरा और मोती नामक 2 स्वस्थ व सुंदर बैल थे। एक बार उसने अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया खेत जोतने के लिए। वहां पर उनसे बहुत मेहनत करवाई जाती थी और साथ ही में बहुत खेत जुतवाए जाते थे। उन्हें अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता था, रूखा सूखा भूसा दिया जाता था। जब अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई थी, एक दिन रात को दोनों बैलों ने भागने की योजना बना ली और वहां से भाग आए और झूरी के घर पहुंच गए। अगली सुबह झूरी का साला गया दोबारा उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले गया। वह उन्हें खूब मारता पीटता था और खाने में सूखा भूसा ही दिया करता था। वहाँ उसी घर में एक छोटी लड़की भी रहती थी, जो बैलों को रोज रात को रोटी दे दिया करती थी। और एक दिन उस बालिका ने बैलों की रस्सी खोल दी और उन्हें भगा दिया। वे दोनों बहुत दूर तक दौड़े और जब वे एक मटर के खेत में पहुंचे तो उन्हें अपनी आजादी का अनुभव होने लगा। उन्होंने बहुत सारे मटर खाए, लेकिन
बीच में ही उस खेत के मालिक ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में कैद कर दिया। कांजी हाउस वह स्थान होता है जहां पर आवारा घूम रहे पशुओं को पकड़कर बंद कर दिया जाता है। वहां पर भी उन्हीं की तरह और भी बहुत सारे पशु कैद थे। वह फिर एक दिन उन्होंने उन दोनों बैलों को कसाई के हाथों बेच दिया। कसाई वह होता है जो पशुओं को काटने के लिए ले। अब बैलों को लगा कि अब उनका अंत निश्चित है और चलते चलते जैसे ही उन्हें लगा कि शायद वे झूरी के घर के पास है तो दोनों भागकर झूरी के पास पहुंच गए। झूरी ने दोनों बैलों को कसकर गले लगा लिया और बहुत देर तक कसाई से लड़कर उसने अपने बैलों को वापस ले लिया। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी आपने दीदी, और आपने हमें एक कहानी सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री कार्तिक पाठक को आमंत्रित करती हूँ। कक्षा 8 के छात्र खटीमा उधम सिंह नगर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? कार्तिक भैया, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आकाश सारस्वत जी को आमंत्रित करती हूँ। जब भी आकाश सारस्वत जी को देखती हूँ, सुनती हूँ, तब मुझे लगता है कि काहे खोर अंतर आपकी हालत बाहर मारिए, यानी आकाश सारस्वत आप हमारे विचारों को मिटाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस शिक्षण कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय एकात्मता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, अध्यक्षता कर रही प्रिय नीलाक्षी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पन्नट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। शिक्षण कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। उन्हें अपने शिक्षक का पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, वो यदि शिक्षक बनेंगे तो किस तरह पढ़ाएंगे, सारी बातों को अपने अंदर समाहित किए हुए शिक्षण कार्यशाला बच्चों के द्वारा एक से एक बेहतरीन प्रस्तुति दी जाती है और इन हमारे नन्हे मुन्ने शिक्षकों द्वारा बहुत अच्छा शिक्षण कार्य प्रस्तुत किया जाता है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है। कोरोना काल में जहां एक तरफ ये कार्यशालाएं शुरू की थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए, लेकिन अब ये बच्चों की जरूरत बन गई है, उनकी आवश्यकता के रूप में सामने आ रही हैं। बच्चों का, उनके शिक्षकों का, उनके माता पिता का जितना बेहतरीन सहयोग इन कार्यशालाओं को मिला है, उसी का सुपरिणाम है कि हम 1000वें पड़ाव की तरफ निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में इन कार्यशालाओं का बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। जो बच्चे बोलने में संकोच करते थे, न केवल बेहतरीन ढंग से बोल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं और यहाँ प्रैक्टिस कर करके वो न केवल
अपने विद्यालय में अपितु समाज में विविध स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि इस कार्यशाला की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे इतनी बेहतरीन हिंदी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो आश्चर्यजनक लगता है। वास्तव में बच्चों के लिए ये कार्यशालाएं उनकी समझ का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व विकास करने के लिए, बेहतरीन आदतें विकसित करने के लिए, अच्छे संस्कारों की ओर और भूमि के रूप में निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं बहुत ही प्रभावी, उपादेयी, सारगर्भित सिद्ध हो रही हैं। और इन कार्यशालाओं का सुपरिणाम स्पष्ट रूप से सभी को दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना निश्चित रूप से हमें लक्ष्य के निकट ले जाता है। महापुरुषों के जीवन परिचय को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को न केवल जानना, अपितु अपने आचरण में ढालना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बहुत सहायता करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना काल में ये बाल पहरी की कार्यशालाएं गागर में सागर के समान है। मैं अगर अपने जीवन में इनसे विकासों की बात करूं तो मेरे जीवन के भौतिक विकास का बहुत बड़ा श्रेय बाल पहरी को भी जाता है। तो उसके लिए मैं बाल पहरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एवं बाल पहरी के सभी वरिष्ठजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम बच्चों को मार्गदर्शन दिया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे भाई यथार्थ शाह को, कक्षा 4 बाराहाट अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। संध्याकालीन अभिवादन। मेरा नाम यथार्थ है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वारा आता है। मेरी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ मन के भोले भाले बादल से है। इस कविता के कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। यह कविता मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बादलों से होने वाला पानी से मुझे खेलना बहुत पसंद है। मैं आपको यह कविता अध्यापक के रूप में पढ़ा रहा हूँ। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले के दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बाल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवालेबाज, लहरा कर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उठ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके पार नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत बने मन के भोले भाले बादल। इस कविता में के कुछ कठिन शब्द हैं। झब्बर घने फैलावदार, तोंद मोटा पेट, कुब्बर ऊँट के पीछे से निकला हुआ हिस्सा, मतवाले
मन की करने वाले, जिद्दी हटित। इस कविता का सार पहले की 10 पंक्तियों में बालों का आकार बताया गया है और बाद की 8 पंक्तियों में उनके कार्यों के बारे में बताया गया है और लास्ट की 2 पंक्तियों में यह बताया गया है कि फिर भी यह बहुत मन के भले लगते हैं। समय के अभाव के कारण आपको इसका अर्थ विस्तार से नहीं बता सकता। संभव हुआ तो अगली कार्यशाला में बताऊंगा। धन्यवाद। जी भैया, बहुत दिख ही नहीं रहा ना। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए मंत्रिका जी, बोलिए, आप बुलाइए, आमंत्रित करिए आगे। जी मैं माफी चाहूंगी। एक कॉल आ गया था, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और भैया, मेरे छोटे भाई, आपने बहुत ही प्यारी कविता बताई। मतलब बालों के पानी के बारे में, आपने बालों के बारे में अपनी कविता के माध्यम से बताया और बालों के फायदे बताए। और अब मतलब आपने बहुत ही अच्छे अपनी कविता को रखा, आपने अपनी कविता का सार भी बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, मेरे बड़े भाई दिवाकर पाठक, कक्षा 9 के छात्र, कटीमा ऊधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? दिवाकर भैया, लगता है किसी कारण मुझे उपस्थित नहीं हो पाया है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी कुमारी ओजस्वी, कक्षा 7 की छात्रा, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे भी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ, अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी दोस्त कविता आर्या, कक्षा 6 की छात्रा, पेखा, अल्मोड़ा से। बहन, क्या उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप लोगों को मेरा मन से नमस्कार। मैं आज आपको अपनी 6 की किताब की एक कविता सुना सकती हूँ। मेरा नाम कविता आर्या है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपना किताब पहला पाठ सुनाऊंगी, हिंदी। बसंत। इसका वह चिड़िया का लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। मैं इसका ये क्या क्या लिखा है करके मैं बताऊंगी। वह चिड़िया जो चौंच मारकर, वह चिड़िया जो चौंच मारती थी, वो चिड़िया जो चौंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने, वो गेहूं के दाने से दूध व्हाइट निकलता है, उसका दूध निकाल के एक घड़े में भरती थी। रुचि रस से खा लेती है, मतलब मन लगा के खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह बहुत सुंदर थी। नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंख थे उसके। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, उसे अन्न से बहुत प्यार था। वह चिड़िया कंठ खोलकर अपने पंख खोलती थी। बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है।
मैं वो रस उड़ाती थी, फिर गा लेती थी। वह छोटी महबोली चिड़िया, वह छोटी महबोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके नीले पंख थे, मुझे विजन से बहुत प्यार है, उसे विजन से बहुत प्यार था। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया चोंच मारती थी, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोलती, जल का मोती ले जाती है, पानी से वो बलून जैसे होते हैं उसे खाती थी वो। वह छोटी गर्वीली चिड़िया बहुत संतोषी थी, नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके नीले पंख थे, मुझे नदी से बहुत प्यार है, उसे नदी से बहुत प्यार था। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे जाकर और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। आपकी ममता की छांव में मुझे निश्चिंतता का एहसास होता है। आपकी ममता की छांव में मुझे निश्चिंतता का एहसास होता है। आपकी दी हुई उत्तम शिक्षा से, आपकी दी हुई उत्तम शिक्षा से मुझे खुद पर विश्वास होता है। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया को। महोदय, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्रिता, और सफल संचालन के लिए आपने बहुत ही अच्छा संचालन आप कर रही हैं। और सबसे पहले मैं परम आदरणीय श्याम परेड पांडे जी भाई साहब को नमस्कार करती हूँ। भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमें भी मिलता है और सभी बच्चों को मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही आकाश सरस्वती भाई साहब, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। केरोला जी भाई साहब ने आज दायित्व दिया, निर्वहन करने का, सफल निर्वहन का प्रयास कर रही हूँ, यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। नेगी जी भाई साहब, आपके इस सपोर्ट से कह सकती हूँ कि आपका जो चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बच्चों को भी और हम सबको अभिभावकों को बतौर जो छोटा छोटा सा एक एप्रिसिएशन मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, उससे बहुत अच्छा लगता है। और ये लगता है कि बच्चे जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह वो अपने जीवन में कोई ना कोई नहीं एक बेहतरीन मुकाम को हासिल करेंगे, और न केवल वो स्वपोषी बनेंगे, बल्कि वो वाकई बाल प्रहरी के इस वटवृक्ष की छांव में सर्वपोषी बनेंगे और इस समाज, इस राष्ट्र के लिए निसंदेह ऐसा कुछ करेंगे। क्षेत्र चाहे वो कोई भी चुने, लेकिन वो सारी चीजें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत आधारभूत साबित होंगी। ये बाल प्रहरी का बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास है। पूरे बाल प्रहरी परिवार को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, साधुवाद। और अब मैं हमारे नन्हे मुन्ने प्रतिभागी बच्चों पर आती हूँ, क्योंकि आज बतौर मुख्य अतिथि मुझे उनसे चर्चा करनी है। तो बच्चों, आप सब जो अभी तक प्रस्तुतियां दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने शिक्षक के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत किया, और निसंदेह आपकी सारी प्रतिभाएं जो अभिव्यक्ति हो, गायन हो, मैं लगातार चूंकि अभिभावक बतौर जुड़ी रहती हूँ और देखती रहती हूँ, तो आप सब उत्तरोत्तर तरक्की कर रहे हैं। आपका प्रयास भी बहुत सार्थक है। और पिछली शिक्षण कार्यशाला में भी मुझे ये एक सहयोग है कि पिछली जब अप्रैल में हुई थी, आज मैं देख रही थी, तब उस दिन भी मुझे यही दायित्व मिला था शिक्षण कार्यशाला में। तो उस दिन में भी और आज में बहुत अंतर है। बच्चों में प्रस्तुति का ढंग, उनकी विषय को एक सहज तौर पर आप सबके समक्ष रखने का जो प्रस्तुति का ढंग है, उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आया है। और साथ ही एक चीज और कि आप जैसे अभी एक छोटी बच्ची ने कविता जब बताई, तो उसमें उसने पाठ्य शिक्षक अपने लेखक का नाम भी बताया, तो वो भी आप अपने साथ जोड़ा करें, क्योंकि आजकल ये जो जब से सीबीएसई का पैटर्न आ गया है, पहले हिंदी में ये चीज आती थी, अब सभी विषयों में लगभग, और खास तौर पर अंग्रेजी में भी जब कविताएं आती हैं, तो उसमें उनके जो लेखक होते हैं, पोइट होते हैं, उनके नाम शामिल किए जाते हैं, और ये भी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगी,
क्योंकि बाकी आप सब अच्छा रिजल्ट है, पढ़ाई कर ही रहे हैं और शिक्षक अपनी प्रस्तुतियां भी बहुत बेहतर है, कि आप जब पाठ को पढ़े, चाहे आप कार्यशाला से जुड़ने के लिए पढ़े, चाहे आप अपने कोर्स के पाठ को परीक्षा और पढ़ाई के तौर पर पढ़े, उसके एक एक विषय पे चर्चा करें। यदि आपको समझ में कभी नहीं आए तो अपने जो टीचर होते हैं स्कूल में, विद्यालय में, उनसे भी बात करें और अपने अभिभावकों से बात करें, ताकि आपको विषय की और ज्यादा जानकारी हो पाएगी। और 6वीं से लेकर 12वीं तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली है पूरे भारत में, एनसीईआरटी की जो किताबें और लागू हो रही हैं, उनका होने का और सबका कारण भी यही है कि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जेई हुई, मेंस हुई, नीट हुई, इन सब में जो सिलेबस आएगा वो आपके 6वीं से लेके कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस रहेगा, वो ही पूरा का पूरा सिलेबस आपके आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें आप सहभागिता करना चाहेंगे, उन सब में इन्हीं से प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो आप अपनी सारी पुस्तकों को, सारे विषयों को बहुत ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप बाल प्रहरी के मंच पे भी बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, साथ ही आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आप सभी को साधुवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री हर्षित चंद्र पाठक, कक्षा 9 बागेश्वर से। भैया क्या उपस्थित हैं? जी बहन, आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम शादी को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जिला बागेश्वर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज की बाल प्रहरी की 936वीं ऑनलाइन कार्यशाला और यह बाल प्रहरी की शिक्षण कार्यशाला होनी है। और आज मुझे दायित्व मिला है कि मैं आपको एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ शिक्षक के तौर पे। तो पाठ पे आते हैं। मेरी पाठ्य पुस्तक इंग्लिश की बिहाइव बुक का प्रथम पाठ द फन दे हैड है और इसके ऑथर स्कैन एसिमो है। तो पाठ की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हमारे भविष्य में जो कंप्यूटर है वो सामान्य रूप से अपना किरदार निभा रहे होते हैं। और लेट द चिल्ड्रन टेक्स फ्रीली अबाउट हाउ दे इमेजिन द स्कूल ऑन द फ्यूचर दैट टॉक ओन चिल्ड्रन माइट टू गो। और जो हमारे इमेजिनेशन होती है, हमारी सोच होती है, उससे भी और आगे यह कहानी है 2157 की। और यह कहानी कुछ ऐसे शुरुआत होती है। दिस स्टोरी ओपन विथ मार्गी रिटन इन हर डायरी अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी हैज फाउंड। ये कहानी कुछ ऐसे शुरुआत होती है जब मार्गी अपने डायरी में एक पुराने ओल्ड बुक के बारे में लिखती है जो टॉमी को मिली होती है। और द डायरी पेज वॉज हेल्ड ऑन द डेट 17 मई 2157। और ये जो डायरी का पेज खुलता है उस समय की बात है जब 17 मई 2157 के वक्त चल रहा था। सो टॉमी एंड मार्गी बोथ वर फ्रेंड। वो टॉमी और मार्गी जो थे दोनों एक अच्छे दोस्त थे। टॉमी वॉज 13 years old एंड मार्गी वॉज 11 years old। टॉमी जो था वो 13 साल का था और मार्गी 11 years old की थी। Both of them live in the year 2157। और ये दोनों बच्चे जो थे वो फ्यूचर में रहते थे, जो हमारे आने वाले भविष्य में रहते थे 2157 में। Where the education was completely computerized। जब एजुकेशन, हमारा जो शिक्षा थी वो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड हो गई थी, जैसे कि कंप्यूटर के माध्यम से हमें पढ़ाया जाता था उस समय।
आने वाले समय में। तो दिस बुक वॉज टॉमी फाउंड ग्रैंडफादर। जो बुक जो मार्गी को जो टॉमी को मिली थी बुक, वो उसके ग्रैंडफादर की थी। He turned the pages of the book. उसने उस बुक के पेजेस को पलटा and they were yellow and crinkled. वो जो बुक थी वो पीली हो चुकी थी और बहुत पुरानी हो चुकी थी। They feel very awkward because their screen has been moving towards. उन्हें बहुत अजीब जैसा लगा क्योंकि जो आगे की फ्यूचर में वो लोग थे तो वो कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से पढ़ते थे। तो उन्होंने ये ऐसी एक रियल बुक पहली बार देखी थी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। टॉमी एंड मार्गी डिड नॉट लाइक द बुक। उन्हें वो बुक काफी पसंद नहीं आई। मार्गी एंड टॉमी बोथ लर्न एंड स्टडी फॉर अ कंप्यूटर टीचर। मार्गी और टॉमी जो थे ना फ्यूचर के बच्चे, वो एक कंप्यूटर टीचर से पढ़ते थे। जो मैकेनिकल टीचर होता था, रोबोटिक टीचर, उससे पढ़ा करते थे और वो उसे सारे लेसन पढ़ाया करता था, जैसे कि ज्योग्राफी, मैथ, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और भी बहुत कुछ। स्टडी फॉर अ कंप्यूटर टीचर। द कंप्यूटर टीचर वाज अ राउंड लिटिल मैन। और कंप्यूटर टीचर जो उनका कंप्यूटर टीचर था वो एक छोटा सा राउंड लिटिल मैन शेप का था और जिसमें वो अपने होल उसमें एक टूल बॉक्स लगा था और एक स्लॉट था जहाँ पे वो अपना काम करते थे और अपना दिया गया होमवर्क उस स्लॉट में डाला करते थे और वो कंप्यूटर टीचर उनसे क्वेश्चंस पूछता था और उन्हें होमवर्क देता था। इट हैज अ लार्ज स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन एंड अगली इट स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शो एंड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। उसके सामने एक लार्ज ब्लैक कलर की स्क्रीन, गंदी स्क्रीन हुआ करती थी जिसमें उसके सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और पढ़ाए जाते थे और उस लेसन्स को और एक स्लॉट हुआ करता था उसके नीचे जहां उसे टेस्ट भी दिखाया जाता था और उसमें उसे होमवर्क सबमिट करना पड़ता था। और जैसा कि कहानी के आगे हम देखते हैं, व्हेन द कंप्यूटर टीचर हैज फॉल्ट इंस्पेक्टली शो। जब उसका कंप्यूटर टीचर जब खराब हो जाता है तो मार्गी जो होती है उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, तो उसकी मम्मी जो होती है वो काउंटी इंस्पेक्टर जो उस कंप्यूटर को रिपेयर करने वाला होता है उसे कॉल करके कहती है कि मार्गी का कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर खराब हो चुका है, आप जल्दी आ जाइए, इस कंप्यूटर टीचर को रिपेयर करना है। और जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उनका नाम मिस्टर जॉन्स होता है। वो 1 घंटे में आ जाते हैं मार्गी के घर पे और उसके वर्चुअल क्लासरूम में जाके उस मैकेनिकल रोबोट को देखते हैं और उसको देखते हैं और देखते हैं उसको सही भी करते हैं। और जैसे कि मैकेनिकल रोबोट सही हो जाता है तो मार्गी को टेंशन होने लग जाती है और मार्गी को लगता है कि अब मैकेनिकल टीचर अगर सही हो जाएगा तो फिर से मुझे टेस्ट देने पड़ेंगे और फिर से होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा। और मार्गी जो होती है उसको स्कूल से बहुत नफरत होता है और उसको जब पता चलता है कि टॉमी के पास एक रियल बुक आई थी उस समय की बात, जब उसे एक रियल बुक मिली थी, उस बुक के बारे में उसे स्कूल के बारे में पता चलता है। जैसे कि हमारे टाइम के स्कूल हुआ करते थे, जैसे कि आजकल के स्कूल होते हैं जहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सभी बच्चे उस स्कूल में जाया करते हैं और सभी बच्चे साथ में बैठकर पढ़ा करते हैं और टीचर उन्हें पूछते हैं क्वेश्चंस और सभी बच्चे स्कूल के लास्ट खत्म होने तक साथ ही में एंजॉय करते हैं और साथ ही घर जाते हैं। और इसी बात को सोचते हुए वो अपने लेसन को पढ़ रही थी और फिर यही बात को सोचते हुए वो कहती है कि कितना अच्छा हुआ करता था हमारे ग्रैंडफादर का, वो जब ग्रैंडफादर के टाइम पे कितना अच्छा हुआ करता था कि ओल्ड स्कूल हुआ करते थे और सभी बच्चे साथ में रहते थे और साथ में खेलते हुए स्कूल जाते थे, साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे और भी बहुत कुछ सीखते थे, साथ ही एक ही क्लास का पढ़ते थे और साथ में ही स्कूल से वापस आते थे। कितना अच्छा हुआ होगा और वो ऐसे ही मजे करते थे। तो इस कहानी का यही शीर्षक था और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने फ्यूचर की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई 2147 की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री देवेश अपने कक्षा 8 हल्द्वानी से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों व मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पकने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष बतौर शिक्षक अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ पहाड़ से ऊंचा आदमी के बारे में आपको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। पहाड़ से ऊंचा आदमी, यह पाठ के रचयिता हैं सुभाष गाताड़े जी और यह पाठ सत्य तथ्यों पर आधारित है। यह कहानी की शुरुआत होती है बिहार के छोटे से गांव के मजदूर परिवार में जन्मे दशरथ माझी से। दशरथ माझी क्योंकि एक मजदूर परिवार में जन्मे थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वे पूर्ण रूप से शिक्षित हो पाए, इसलिए वह भी मजदूरी किया करते थे। उनका विवाह फाल्गुनी देवी से हुआ। वह रोज एक पहाड़ पर काम करने जाया करते और फाल्गुनी देवी जी उनके लिए हर रोज दिन में खाना लेकर जाया करती। हर रोज की तरह कड़कती धूप में फाल्गुनी देवी उनके लिए खाना लेकर गई, परंतु उन्हें अचानक चक्कर आ गए और वह उस पहाड़ से गिर गई। क्योंकि उस गांव से सबसे नजदीकी अस्पताल 90 किलोमीटर दूर वजीरगंज में था, उन्होंने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। और उस दिन दशरथ माझी ने यह ठाना कि जैसी स्थिति आज मेरी पत्नी की हुई है, ऐसी स्थिति आज के बाद किसी की ना हो। इसलिए एक छेनी व हथौड़ा लेके वो निकल गए उस पहाड़ का सीना चीरने। बहुत सुना, गांव वालों के लिए वे हंसी का पात्र भी बने, पर उनकी ये कोशिश का नतीजा यह निकला कि गांव वाले भी उनके साथ जुड़े। कुछ ने उनके साथ मजदूरी की तो कुछ उन्हें अनाज दे दिया करते थे। और उनकी यह कोशिश रंग लाई 22 साल बाद, जब गैलोर से वजीरगंज की 90 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने 15 किलोमीटर की दूरी में तब्दील कर दिया। एक अंग्रेजी पत्रकार ने उनके इस काम को नाम दिया पुअर मैन्स ताजमहल। एक पत्रकार जब उनसे उनकी कहानी को सुनने गया तो उन्होंने अपनी संघर्षशील कहानी के बारे में ये बताया कि मुझे यह पहाड़ उतना ऊंचा नहीं लगा जितना लोग कहा करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि इंसान से ऊंचा और कोई नहीं होता। इस कहानी से सबसे ज्यादा सीखने की अगर किसी को आवश्यकता है तो वो हम हैं, क्योंकि आज के समय पर अगर हम पे कोई छोटी सी मुसीबत भी आ जाती है तो हम डर जाते हैं। लेकिन सोचिए वे शख्स कैसा होगा जिसने अकेले उस पहाड़ को चीरने की क्षमता रखी। इसीलिए उनके इस कार्य को देखते हुए मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्ति याद आ गई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जी भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते और आगे बढ़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ती हूँ और अंतिम प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री अहम कुमार को आमंत्रित करती हूँ, कक्षा 9 के छात्र, बड़वानी मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? अहम भैया? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, बस स्वागत है। धन्यवाद। आज जैसे कि हम सभी को पता है कि आज शिक्षक कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मैं आज आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका चैप्टर है मोशन। मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बताने जा रहा हूँ क्लास 9 की, और वो 3 हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो सॉरी, मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताता हूँ। हमने
एक एक्सेलरेशन होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और उसका मीनिंग उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसका अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और जब हम टाइम को इस जगह से इस जगह पे लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा AT, एक्सेलरेशन और टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फिर हम अगर u को इस साइड से इस साइड में लेके जाएंगे तो जो u प्लस का माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, u प्लस AT इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, u प्लस v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। और ये ऐसी ये 3 इक्वेशंस होती है, मैं आपको तीनों इक्वेशंस बताऊंगा। सेकेंड इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल होता है v, एक बड़ा v और एक स्मॉल a और स्मॉल v, एवरेज वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है u प्लस v अपॉन 2 और एक और इसका फॉर्मूला होता है v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम जब t को इस साइड से इस साइड में लेके जाएंगे तो ये t इंटू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s हो जाएगा। तो हम इसको जो एवरेज वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला था तो वो था 2 अपॉन 2। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे लगा लिया और इनटू था टाइम, तो हमने होल को इनटू करा और होल इनटू करने के बाद s इज इक्वल्स टू था u प्लस v। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो हम जो यहाँ पे जो वाला v है इसको हम u प्लस AT लिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल्स टू था, तो इनटू पूरा होल टाइम चल रहा है। तो हमने s को फिर एज इट इज लिखा और यहाँ पे 2 u है तो 2u हो गया, 2u प्लस AT अपॉन 2 और साथ में हमारा t चल रहा है। t चल रहा है तो हाँ, जो t हमारे साथ चल रहा था तो हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई करा। s इज इक्वल्स टू u 2u था, 2u प्लस AT अपॉन 2 था। तो होल का डिवाइड चल रहा है t से, तो हमने ये s इज इक्वल्स टू 2ut हो गया, क्योंकि 2ut हो गया हमने t को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और ये 2 जो था उसको सेपरेट कर लिया, तो प्लस AT अपॉन 2, AT अपॉन 2 कर लिया सेपरेट। जो 2 को कर लिया था हमने, ये वाला जो 2 था इसको सेपरेट कर लिया था। ये इधर भी 2 लिख दिया है, इधर भी 2 लिख दिया है और इधर भी 2 लिख दिया है। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 2ut था तो अब वो हो गया s इज इक्वल्स टू ut। हम अगर जो आप देख सकते हैं, आपको एक चीज बताता हूँ, तो अगर हम हाफ इंटू 80 करेंगे तो जो 1 इंटू 80 होगा तो वो वापस हो जाएगा 80 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो
तो हम इसको हाफ 80 लिखेंगे। 2 की जगह हम ये हो गया यूटी हो गया, हाफ लिख दिया, हाफ 80 और ये 80 हो गया। और तो 80 था तो 80 को अंदर टी को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा था तो टी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पढ़ाया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और कुम्हार जैसे देता है मिट्टी को आकार, कुम्हार जैसे देता है मिट्टी को आकार, आदरणीय पांडे सर हर बच्ची है, हर विकार आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय मंत्रिता जी। आपने बहुत अच्छा संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आप संचालन तो पहले भी करती रही हैं, बहुत बढ़िया संचालन। और हर संचालन में एक नया ओज है, नया निखार है। मैं आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, तो कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। अपना जो भी पाठ हमें पढ़ाना है शिक्षक के रूप में, उसे हमें पढ़ाएं। मंत्रिता जी। जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स, और सिविक्स में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी, यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी यानी समानता। तो हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में सभी को समान माना गया है। Our Indian Constitution recognize every person as equal। हमारे इस लोकतंत्र में सभी को समान माना गया है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, छोटी बड़ी कोई भी हो, उसको समान अधिकार है। समान जितने भी सरकारी अधिकार हैं वो सब है। अरे, और भारत का लोकतंत्र मैं आपको बताऊं तो भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी हाल ही में वोट हुए हैं, तो आपने देखा होगा, आपके जो भी पेरेंट्स है वो वोट देने गए होंगे, तब आपने देखा होगा कि वहां पर सभी व्यक्ति आए हैं, सभी को समान अधिकार है, सभी को इक्वल राइट्स है। एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी आए, चाहे छोटी जात का हो चाहे बड़ी जात का हो, और सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार है। सभी एक लाइन में लगे, चाहे वो कोई बड़ी कास्ट का व्यक्ति हो और चाहे कोई छोटी कास्ट का व्यक्ति हो। हमारी चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी कैसी हो, चाहे उसके पास पैसा ज्यादा हो, चाहे वो उसके पास पैसे नहीं हो, उसके पास खाने को कुछ नहीं हो, गरीब हो, उसके कपड़ों में छेद हो, जितनी भी गरीबी भिखारी हो, लेकिन उन सबको भी वोट देने का अधिकार है। तो हमारी जो सरकार है उसके द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई है, जैसे मिड डे मील। आपने मिड डे मील के बारे में तो सुना ही होगा, और कुछ सरकारी स्कूलों में भी होंगी। तो मिड डे मील में यह है कि जैसे जो बच्चे रहते थे पहले, वो क्या करते थे, आते थे सुबह सुबह स्कूल, 2 शिफ्ट रहती थी, आते थे स्कूल और आके फिर पहले शिफ्ट में तो पढ़ाई कर लेते थे, फिर दूसरी शिफ्ट में खाना खाने के बहाने घर जाते थे और फिर स्कूल ही वापस नहीं आते थे। तो आगे जाती हूँ। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो सरकार है उसने मिड डे मील की व्यवस्था करी है, ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही अपना खाना खाएं, अपना जो भी खाना है उसको वहीं पर खाएं, और
जो उस मिड डे मील ना होने से ये भी समस्या रहती थी कि जो माताएं रहती थी उनको ये परेशानी रहती थी कि उनको माफी चाहूंगी, अपना काम छोड़ के और घर पर आके बच्चों को खाना देना पड़ता था। तो इसकी भी व्यवस्था बंद हो गई और मिड डे मील से जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही खाना खाते हैं। और सरकार द्वारा बनाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना, सेव गर्ल चाइल्ड योजना यानी उसकी भी व्यवस्था की गई, जिसमें बेटियों को जो लोग कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं उसको भी मना करा, और बेटियों को जो लोग पढ़ाते नहीं है बेटियों से काम कराते हैं और बेटियों को पढ़ाते नहीं है बेटियों से काम कराते हैं और बेटियों को बचाते नहीं है, मतलब बेटियों को मारते हैं पीटते हैं, तो उन लोगों के विरुद्ध भी ये एक्शन लिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और लाडली लक्ष्मी योजना भी बनाई गई, जिससे जो बहनें हैं, जो भारत की बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनको उनके लिए पैसे दिए गए ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो और वो आगे बढ़ सके। और लाडली बहना योजना बनाई गई, जिससे जो बहनें हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था को अच्छा किया, उनकी अर्थव्यवस्था को सही किया, महिलाओं को पैसे दिए और उनको ताकत दी, जिससे उन्हें ताकत आई मतलब, और उनका जो परिवार है उनको सशक्त बनाया और उनके परिवार की अर्थव्यवस्था को भी सही किया गया। तो हमारे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब संविधान नहीं था, तो लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। जैसे अगर हम हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें तो उनकी जाति छोटी थी, इसलिए जो लोग थे उनको मतलब कुएं से पानी भी लेने नहीं देते थे। अभी आपने नाटक देखा होगा एनडीटीवी पर, तो उसमें भी मतलब दिखाते हैं कि जो वो है भीमराव अम्बेडकर जी, उनको कुएं से पानी नहीं लेने देते और मतलब वो किसी भी चीज को अगर छू लेते थे तो उनको मारा जाता था, उनको कूटा जाता था और उनको अलग मतलब तुच्छ टाइप का समझा जाता था। मतलब काम जो हम जो छोटी जात के जो लोग रहते हैं उनसे काम कराए जाते थे, और जो पंडित जी टाइप के जो ब्राह्मण लोग रहते हैं उनको एकदम बड़ा माना जाता था कि वो एकदम सुप्रीम पर्सनालिटी है और वो सबसे बड़े हैं। लेकिन और जो दासीज वाला सिस्टम भी था, जो दासा रहते थे वो लोग बनाए जाते थे, काम कराया जाता था और बहुत ही बिल्कुल ही एकदम गिरा हुआ समझते थे, अपनी एकदम पैर की धूल जैसा समझा जाता था। लेकिन जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबको समान अधिकार मिला, सब में इक्वालिटी आ गई। और लेकिन हाँ, आपने देखा होगा कि जब वोट देने जाते हैं तब तो सब समान रहते हैं, लेकिन जैसे एक आपको मैं कहानी बताती हूँ, एक महिला की कहानी। तो वो महिला गरीब रहती है और उसकी जो बेटी वो काम करती है, बर्तन मांजने वाली रहती है, उसकी जो बेटी रहती है उसको आता है बुखार। तो अब वो महिला बड़ी परेशान होती है कि अब मैं क्या करूं, उसको काम भी करने जाना था मालिक के यहाँ और उसको अपनी बेटी का भी इलाज कराने जाना था। तो उसने अपनी बेटी से बोला कि बेटा थोड़ी देर रुको, मैं काम करके और आ जाऊंगी। तो वो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते थे, क्योंकि वो लोग गंदी बस्ती में रहते थे, अच्छी जगह साफ सुथरी जगह पर नहीं रहते थे। और जिस मालिक के यहाँ वो काम करने जाती थी वो एकदम अच्छी जगह पर रहते थे, सिटी में रहते थे, बड़े सा घर था और खूब सारे पैसे थे, एसी था, कूलर था, उनके पास सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन फिर भी जब वो बीमार पड़ते थे तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना रहता था प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना रहता था, उनको अच्छी सुविधाएं थी, तो इससे वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे तो पैसे देते थे और उनका इलाज जल्दी हो जाता था, उनके जो बच्चे रहते थे उनका। लेकिन जो वो महिला थी वो
छोटी जात की थी, गरीब बस्ती में रहती थी, गंदगी में रहते थे। आपने देखा है ना बस्तियां कैसे रहती हैं, तो वहां पर जो महिलाएं मतलब कैसे रहते हैं गंदे में और धूल मिट्टी में ऐसा टेंट बना के, तो उस कारण वो लोग जल्दी से बीमार पड़ जाते थे। तो वो जब आई तब वो अपनी बेटे को जल्दी जल्दी सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई, तो देखा वहां पर तो इतनी लंबी कतार लगी है, अब कैसे जाएंगे, तो उनको वेट करना पड़ता था और बहुत देर तक रुकते थे। तब जाके उनको झुग्गी झोपड़ी में जो रहते थे वो महिला को तब जाके इलाज करने मिलता था, और वो भी कोई अच्छे से इलाज तो होता नहीं था, वो भी बस ऐसे ही टाइम पास में इलाज कर दिया, बस देखा ऐसे ऐसे चेकअप करा और बस लिख के दवाइयां पकड़ा दी। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उसमें प्रॉपर इलाज होता था, क्योंकि उसमें पैसे दिए जाते थे ज्यादा, उसमें प्रॉपरली इलाज होता था, प्रॉपरली अच्छे से समझते थे और देखते थे कि क्या परेशानी है, और फिर जब जाके उनको अपना जो उनका जो भी दवाई था वो दिया जाता था, और फिर बताया जाता था कि आप यहाँ से दवाइयों को ले लीजिए। तो अब उस महिला के साथ, अब आपने कहानी में जैसा देखा, उसके साथ इक्वालिटी नहीं थी। वो जो बेचारी महिला थी उसके साथ लोग क्या करते, उसको नीचा समझते, उससे काम करवाते, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी का इलाज करने के लिए भी अच्छी हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, उसको छोटे जात है, इस कारण उसको पहले काम करना पड़ता था, फिर अपना जो भी काम था उसको अपनी बेटी को ले जाके और हॉस्पिटल में उसका चेकअप कराना रहता था। और परंतु अब जब से लेकिन अब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से जो लोग हैं उनको इक्वल मान दिया गया है। झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनको भी अच्छा इलाज दिया जाता है, और जो नॉर्मल अच्छे लोग हैं उनको तो मिलता ही था अच्छा इलाज। कुल मिलाकर हमारे संविधान ने हमें समानता दे दी है। मैं आपको एक घटना विदेश की भी बताती हूँ। इसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन रहते थे, क्योंकि अफ्रीकन काले काले से रहते हैं, आपने फोटो देखी होगी, तो अफ्रीकन काले काले से रहते हैं और जो अमेरिकन है वो अच्छे गोरे रहते हैं। तो जो अमेरिकन थे समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा मंत्रिता जी, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 5 से 7 मिनट। ठीक है, तो मैं अपनी बात का सार नहीं रखती हूँ कि जो हमारा संविधान है उसने हमारे सभी को समान अधिकार दिया है, सभी को समानता दी है, लेकिन समाज में नहीं है। तो धन्यवाद, और इसी के साथ पाठ को विराम देते। बहुत सुंदर आपने पाठ पढ़ाया, और आपका विषय था, चाहूंगी कि जब तक समाज में नहीं रहेगा, समाज में समानता नहीं होगा, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, सुंदर पाठ। और आपका पाठ सिविक्स पर आधारित था, भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर आपने समानता की चर्चा करते हुए मिड डे मील, वोट देने का अधिकार, मध्य प्रदेश में चलने वाली लाडली बहना योजना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कई कहानियां भी सुनाई इससे जुड़ी। बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाया। बस ये है कि जब आप स्वयं संचालन कर रहे हैं तो समय का ध्यान रखें कि आपका शिक्षण जो है 5 से 7 मिनट, कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 7, ये अगर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां दे, इसी में हम लोगों को भी बोलना है, तो जिससे समय का हम अवश्य ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत बधाई, दोहरी बधाई, एक तो सुंदर संचालन के लिए और सुंदर शिक्षण के लिए, बढ़िया शिक्षण के लिए, बेहतरीन शिक्षण के लिए। कहानियां अगर सुनाते हैं तो चीजें याद रहती हैं, कहानियों के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। तो बहुत बहुत बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 14 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था। कुछ प्रतिभागियों को छोड़कर बाकी सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां, विज्ञान से जुड़ी प्रस्तुति,
फिर जल प्रलय कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है, जब बाढ़ आ जाती है। फिर कविता वाघ कश्मीरी कवयित्री की है। फिर दो बैलों की जोड़ी प्रेमचंद की कहानी के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया। रिमझिम पाठ्य पुस्तक से एक कविता ली गई, बादल पर मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले लगे दौड़ने आसमान में। और ये अथाह शाह ने सुना, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। फिर वो चिड़िया जो चोंच मारकर जोड़ भरी दूध भरी झुंडी के दाने, और द फन वी हैड, पहाड़ से ऊंचा आदमी, दशरथ मांझी ने तो विश्व में इतिहास रच दिया। उन पर फिल्म भी बनी, उन पर पाठ्य पुस्तक में पाठ भी है, और एक ऐसा इतिहास रच गए जो एक व्यक्ति के बूते का नहीं, शायद ही कोई कर सके, न भूतो न भविष्य में भी शायद ही कोई कर सके। एक कीर्तिमान कायम कर गए दशरथ मांझी। हमने जब ये पाठ पढ़ा एनसीईआरटी वाला, उसके बाद उनकी फिल्म देखी, उसमें बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है कैसे 90 किलोमीटर की दूरी को मात्र 15 या 20 किलोमीटर में बदल कर रख देते हैं। अकेले पहाड़ 6-7 तक अकेले पहाड़ को काटते हैं, छेड़ियां थोड़े लेकर के, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगते हैं, और 30 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी सड़क बन जाती है। तो ये बहुत ही प्रेरक कहानी है। पहाड़ से ऊंचा आदमी और विज्ञान पर बहुत सुंदर, मोशन पर बहुत अच्छा, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन स्लेट में लिख करके और बताया हमारे एम कुमार जी ने। और इस तरह से सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने आज शिक्षण कार्य किया, सबको बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत तैयारी से मैंने देखा है कि 1.5-2 साल पहले जब कार्यशाला शिक्षण कार्यशाला शुरू हुई, तब बच्चे जानते ही नहीं थे शिक्षण क्या। आज एक से एक सुंदर शिक्षण प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को। आज के हमारी विशेषज्ञ कुमारी यशस्वी हैं, जो गौरीगंज अमेठी से हैं। उन्होंने हड्डियां और मांसपेशियां विषय लिया और बताया कि 14% वजन हमारे शरीर का हड्डियों को, और हमारे मुखमंडल पर 14 हड्डियां होती, और बहुत सारी बातें बताएं मांसपेशियों का सबका के बारे में। बड़ी ही सुंदर और संक्षिप्त रूप से उन्होंने अपनी प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशेषज्ञ बनने के लिए यशस्वी जी को, सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, टनकपुर चंपावत से हैं। उन्हें यहाँ भी आमंत्रित किया जाएगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। आज के हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा मैडम है, जो पत्रकार हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में कार्यशालाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, और बच्चे बड़े सहज ढंग से पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा कि बच्चे जब पाठ पढ़ें तो उस पर चर्चा करें, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपनी टीचर से पूछें, साथियों से पूछें, जो तेज बच्चा है उससे पूछें। और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जब जो हम आज से लगभग 40-45 साल पहले हम भी सुना करते थे कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो उन्हीं से आगे चल करके प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं वही बेस बनता है। आज भी वही हो रहा कि एनसीईआरटी सिलेबस जो है आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नींव रखता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, और बड़ी ही सही पुस्तकें हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षा विभाग आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, और अपने प्रेरणादायक बोधन से वे हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने संचालन की गुरुवर प्रशंसा की, पुस्तकों की सराहना की, और ये बताया कि अब ये कार्यशालाएं, शिक्षण कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक हो। बच्चे बड़े
बड़ी रुचि के साथ बहुत बढ़ चढ़ कर पढ़ा और बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन दिखाई देने लगा है। जब शुरू हुई थी देखिए और आज देखिए तो बहुत बड़ा परिवर्तन, नए नए बच्चे आते जा रहे हैं, पुराने निकलते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकालय में जाकर के और कुछ पुस्तकें भी पढ़ें, जैसे महापुरुषों की जीवनियां हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं और पुस्तकें हैं। और सामान्य ज्ञान के अलावा अगर महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं तो उसको अपने आचरण में उतारने की भी कोशिश करें। अगर 10% भी उतार लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, बहुत बड़ी सफलता है। और क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करें, लेकिन ऐसी मेहनत हो जो जिसमें सतत नियमित अध्ययन हो और हम चारों ओर से उसको अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जुट जाए। तो आदरणीय सरस्वती जी की प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से, इन कार्यशालाओं से, खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्य जी उनको सादर प्रणाम करता हूँ और वे जुड़ करके चटवास के माध्यम से बच्चों को मनोबल बढ़ा, उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं और अपने आशीर्वचन में वो हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए बेहद लाभदायक होता है। इसलिए सबको रोक करके उनका आशीर्वचन जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के नए कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय भुवन मिश्रा जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, गौरीगंज मिट्टी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव से, आदरणीय नीमा आर्या मैडम, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय महेश लाल जी, आदरणीय उमेश चंद पाठक जी, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय शैलेश शाह जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य। अभिभावक महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ते हैं। अब शिक्षण कार्यशाला में बस बच्चे जो रिहर्सल करके आए, जो पूर्वाभ्यास करके आए हैं, वो उनकी प्रस्तुतियों में इससे परिलक्षित हो। तो ये अभिभावकों का ही सही। आज बच्चे इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, मनभावन प्रस्तुतियां दे रहे हैं, प्रशंसनीय सराहनीय प्रस्तुतियां। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले केरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और सुंदर कार्यक्रम। अब आजकल आप मुख्यालय से दूर हैं और वहां से भी कार्यशालाएं कर, पारिवारिक प्रसंग में रहते हुए भी इन कार्यशालाओं को प्राथमिकता देना ये बहुत बढ़िया। और केरोला जी तन मन धन सबसे उन्होंने इन कार्यशालाओं को समर्पित, वे निस्वार्थ, निःशुल्क, निष्प्रिय भाव से इन कार्यशालाओं कर रहे हैं बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिले। मैं आदरणीय केरोला जी के सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। मंत्रिता जी, संचालन कहिए आप आगे। जी जी बिल्कुल। मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कलोनी। दीदी क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है।
आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी जनोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर बाबू। जैसे कि आप जानते हैं, आज शिक्षण कार्यशाला है एवं बाल परिका 936 ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती एकपात्मता शर्मा मैम, पत्रकार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 5, शहीद आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। एवं कार्यक्रम का सुंदर एवं बेहतरीन संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6, सीएम राइज शासकीय मध्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से, मध्य प्रदेश। तो बहन, आपको सुंदर संचालन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिक्षण कार्यशाला है एवं मैंने आप सभी का, आपने बहुत, सभी बच्चों ने, सभी जितने भी प्रतिभागी थे, बहुत ही अच्छी अच्छी सबकी प्रस्तुति रही। सबने बहुत अच्छे से शिक्षण करा। और आज का शिक्षण कार्यशाला में हम सभी को शिक्षक के जैसे जो भी पाठ होता है वो समझाना होता है। शिक्षण कार्यशाला में अलग अलग विषयों पर जो आपका मन है, जो आपका पसंदीदा विषय है, पाठ, जो पसंदीदा पाठ है, उसके बारे में बताना होता है। टीचर के जैसे हमें इसमें समझाना होता है कि जैसे हमें टीचर स्कूल में समझाते हैं, वैसे ही हमें इसमें समझाना होता है। तो जो मैं समझाऊंगी वो तो है मेरा इंग्लिश का चैप्टर है। और ये इसका चैप्टर का जो नाम है वो है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। एंड जो ये चैप्टर है, मैं इसका आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करती हूँ। तो इसमें कैरेक्टर्स हैं, एक मृदु है, लाली है, और भी है, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो मृदु जो होता है वो अपनी विंडो पर खड़े होकर देखता है कि जो लाली है वो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस में है और उसने वॉस्ट्रिंग पकड़ी है और उसके एल्बोज जो होती है, हमारी एल्बोज, उससे उसके जो सामने एक और विंडो है और उनके उसके सामने म्यूजिक मास्टर बैठे हैं जो लाली के टीचर है म्यूजिक के। बेसिकली वो लाली को म्यूजिक सिखाने आते हैं रोज। तो वो वायलिन सिखाते हैं लाली को। तो जो लाली है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली, मतलब सीख रही थी, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेट से वो अपना वो सीख रही थी। उनके जो टीचर थे, जो गुरु थे, वो सिखा रहे थे, जो म्यूजिक के टीचर थे उनके, वो उन्हें सिखा रहे थे। और वो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब उनका जो लाली थी उसका ध्यान ना इधर था ना उधर था, अपने म्यूजिक पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। तो जो उसके म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने लाली को कुछ बताया म्यूजिक के बारे में। तो लाली वो अपने वायलिन पे बजाने लगी, बट लाली से वो नहीं बजा था। और उसने म्यूजिक मास्टर से पूछा, वो बता रहे थे लाली से नहीं बजा था। तो लाली को उनके म्यूजिक मास्टर ने डांटा कि तुम यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हो, बट लाली बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। तो लाली ने बोला, मैं आपको कल इसको अच्छे से बजा के दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला, तो उनने लाली को कुछ नोट्स बनाने को दिए। तो लाली ने वो नोट्स बनाने लगी वायलिन के जो, और लाली बिल्कुल शांत बैठी हुई थी और अपने बहुत ही दुखी, अनहैप्पी इन हर हैंड्स। उसके हाथ में वायलिन तो था लेकिन वो बहुत दुखी थी। What a difference! A music master note seemed to have floated up the perfectly to the invisible tracks of the everybody. वो अनहैप्पी थी क्योंकि डिफरेंस था उन दोनों के म्यूजिक में। जो म्यूजिक मास्टर म्यूजिक बजा रहा था वो बहुत ही सुरीला म्यूजिक बजा रहा था, और जो लाली बजा रही थी वो उससे नहीं बज पा रहा था, मतलब उतना परफेक्टली नहीं बज पा रहा था। Or it was like the wheels of train fitting smoothly into the rails and whizzing along. And Ravi and Mridu, Ravi भी इनमें कैरेक्टर है। तो रवि, मृदु, और वो straight at the huge spinning hand moving effortlessly if the violence stem making lovely music। जो लाली थी वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही फर्स्ट डाल रही थी अपना, जितनी भी अपने अंदर जाने सब उसमें डाल दी थी बजाने के लिए। बहुत ही फर्स्ट डालती है वायलिन की जो स्टेम है वो लवली म्यूजिक, बहुत ही सुरीला गाना उससे निकले और मैं गाऊं, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। बहुत इफेक्ट्स डाली थी अपने, बट वो नहीं हुआ। तो उसने फिर हार मान ली लाली ने कि नहीं यार, मेरे से नहीं होगा। तो जो अम्मा है, उनकी अम्मा थी जो गेट में आई और वो भी सुनने लगी। तो अम्मा मतलब उसमें भाषा में बोलते हैं, तो उसके बाद तम जो भाषा होती है उसमें अम्मा बोलते हैं कुछ लोग। तो फिर जो उसमें ना
वो लोग बजाने लगे और वो 3 जो दो मैंने आपको बताए, रवि और एक और जो मैंने आपको बताया, वो दोनों वहां से खिड़की से देख रहे थे। तो वो लोग देखते देखते फिर उन्हें एक आवाज आई कि कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। कुछ दे दो करके उसमें आवाज आने लगी। तो उन्होंने देखा उसमें कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उसमें देखा एंड देन वहां पे एक गरीब आ रखा था कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। वो रोज आता था। तो जो रवि की मम्मी थी वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये रोज आ रहे हैं, हमारे घर का राशन नहीं कर रहे हैं, हम नहीं देंगे आज तुम्हें खाना, अब तुम्हें जो भी करना है अपनी खुद की कमाई से करो, हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें। तो जो रवि को बोला उनने कि इसे बोल दो ऐसा। तो रवि को बहुत गंदा लगा कि हम ऐसे कैसे बोल दें उसको, बहुत ज्यादा वो लग रहा है। तो उनने रवि ने उससे बोला कि ऐसा वो बोल रही, बहुत बुरा लगा रवि को। तो उसके बाद उनने बोला ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं मत दो। तो रवि ने जब बोला ना उनको, उसने बोला ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, बस मेरे को थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे, उनके पास जो एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसके नीचे आराम करने दो मुझे, प्लीज यहाँ आराम करने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि बहुत धूप हो रही है और मेरे पाँव जो है पूरे जल चुके हैं, पूरे फट चुके हैं, क्योंकि रोड पूरी तप गई है। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन दोनों ने जब उनके पाँव देखे, रवि और जो मैंने आपको एक और बताया, तो उन्होंने बोला उनके पाँव तो बहुत, हमें किसी की चप्पल चाहिए। उन्होंने फिर अपने पैसे कलेक्ट करके देखे तो उनके पास तो उतने पैसे नहीं थे नई चप्पल के लिए। तो उन्होंने बोला कुछ छोटी साइज की चप्पल होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि उनका पैर बहुत छोटा सा है। तो उन्होंने ढूंढना वो कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि हमें कहीं तो चप्पल ढूंढनी पड़ेगी। फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से एक चप्पल दिखी जो बहुत ही पुरानी थी और बहुत ही अच्छी चप्पल थी वो। और फिर वो चुपचाप उठा के उसे लाए और उन गरीब आदमी को दे दिया। तो वो गरीब आदमी बहुत खुश हुआ, वो पहन के चला गया। उसके बाद जब म्यूजिक मास्टर जाने लगे तो बाद में म्यूजिक मास्टर अपनी चप्पल ढूंढने लगे। म्यूजिक मास्टर ने बोला मेरी चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल कहाँ गई। बहुत गुस्सा हो गए। उनने सबने सोचा कहाँ गई कहाँ गई। फिर बाद में सबको पता चल गया कि ये इनका रवि का और उसके दोस्त का काम है। तो उन्होंने बोला ओहो, ये अब हम क्या करें। तो म्यूजिक मास्टर बहुत गुस्सा हो गया, बहुत बातें उन्हें सुनाने लगा कि वो बहुत महंगी चप्पल म्यूजिक मास्टर ने खरीदी थी अपनी सेविंग्स की, 2 महीने की सेविंग्स की, मतलब 2 महीने जो उन्होंने बचत करी थी वो की पूरी वो उन्हें खरीदी थी। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसके बाद रवि की मम्मी वहां पे से नई चप्पल खरीद के लाई और उन्हें दिया। लेकिन म्यूजिक मास्टर ने उस दिन से बोल दिया कि अब ना मैं आपकी बेटी को म्यूजिक सिखाऊंगा और ना ही मैं यहाँ कभी आऊंगा। और उनकी इतनी बड़ी मिस्टेक से जो लाली थी उसका म्यूजिक वायलिन का वो पूरा छूट गया, क्योंकि वहाँ कोई भी और म्यूजिक का टीचर नहीं था। और उसके बाद हमें इस कहानी का एंड मिलता है कि फिर वो लोग सभी बहुत दुखी हो गए कि लाली को कभी म्यूजिक का वो नहीं मिलेगा। तो उसके बाद उनने बहुत उनसे वो करा कि प्लीज आप आ जाओ, प्लीज हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा, अब कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं था, वो चले गए। और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि हमें अभी भी कोई भी चीज करनी है तो हमें अपनी मम्मी पापा की हमेशा आज्ञा से करना चाहिए, उनसे बिना पूछे कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हो कि इस कहानी में उनकी कितनी छोटी सी मिस्टेक्स है, उनका कितना बड़ा वो नुकसान हो गया। तो ऐसे हमें कभी भी अपनी मम्मी पापा से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही अच्छी सीख सहित एक बहुत ही अच्छा पाठ बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं देरी न करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के कुछ छोटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। हमारे कार्यक्रम के पहले छूटे हुए प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भैया श्री कार्तिक पाठक भैया, क्या उपस्थित है? लगता है अभी भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हमारे कार्यक्रम के अगले छूटे हुए प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भाई श्री दिवाकर पाठक भैया, क्या उपस्थित है? लगता है वे भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी छुट्टी हुई मेरी बड़ी दीदी कुमारी ओजस्वी कक्षा 7 दीदी, क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है, तो स्वागत है। जी धन्यवाद।
ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मैं कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सी ठाकरे नाम जयपुर ये स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज यहाँ पे शिक्षण कार्यशाला चल रही है, तो बच्चों आज मैं आप सभी को विज्ञान का एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले आइए कृषि के बारे में जानते हैं। कृषि फसल कैसे उगती है? कृषि द्वारा ही। तो कृषि विज्ञान का वह मुख्य रूप से मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर पौधों पर विभिन्न प्रजातियों की खेती और पशुधन खेती या पशुपालन के लिए उपयोग की जाने वाली कई प्रक्रियाओं या विधियों से संबंधित है। आइए अब जानते हैं फसलों के बारे में। फसलें वे पौधे हैं जिन्हें किसान लाभ या जीविका के लिए उगाते और काटते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने फसल उगा दी तो अब उसी मिट्टी में उसी जमीन में वो रहेगी। हमें उसे अपने खाने के लिए भी तो लाना होता है, तो उसे काटना भी जाता है। इससे हम आगे बढ़ेंगे। फसलें जानवरों और मनुष्यों दोनों द्वारा खाई जा सकती हैं और जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, फसल नहीं उगाई जाएगी, तो क्या हम लोग सब जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो कृषि खेती और पशुपालन के अध्ययन से संबंधित है। फसलों की खेती दो तरीकों से की जाती है। सबसे पहले कृषि या जलीय कृषि। फसलों की कटाई की जाती है और मनुष्यों के भोजन या पशुओं के चारों के रूप में उपयोग की जाती है। फसलें वे पौधे हैं जो एक ही किस्म से बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। जैसे अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं कि सिर्फ 2-4 बीज डाल के छोड़ देंगे, हम उसे बड़े पैमाने पर उसकी खेती करते हैं। फसलों को उनके उगने वाले मौसम के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले खरीफ फसलें। ये फसलें मॉनसून की शुरुआती मौसम में बोई जाती हैं, जो फसल और कृषि के क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होती हैं। भारत में खरीफ की फसलें जून और जुलाई के बीच बरसात के मौसम में शुरुआत में बोई जाती हैं। इन फसलों की कटाई मॉनसून के मौसम के अंत में सितंबर और अक्टूबर के बीच की जाती है। खरीफ की मुख्य फसल धान है, जिससे चावल निकलता है। दूसरा है रबी फसलें। तो ये फसलें सर्दियों के दौरान और मानसून के मौसम के बाद बोई जाती हैं, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच होता है। भारत में रबी की फसलें मार्च और अप्रैल के वसंत के महीने के दौरान काटी जाती हैं। गेहूं सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल है। तो आइए अब जानते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। तो सबसे पहले भारत के लगभग 70% आबादी कृषि कार्य करती है। परिमाण स्वरूप खेतों में अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए फसल उत्पादन और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। फसल उत्पादन और प्रबंधन में शामिल प्रमुख कृषि पद्धतियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी और बीज बोना। अगर आप फसल बोने जा रहे हैं तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आप रेत में बो देंगे, उसके लिए प्रॉपर्ली आपको मिट्टी की तैयारी करनी पड़ेगी, बीज लाने पड़ेंगे, उसे बोने पड़ेंगे, उसमें खाद डालनी पड़ेगी। उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। सिंचाई करते हैं, जैसे इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं। खरपतवार संरक्षण करते हैं, फसल काटने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं और भंडारण करते हैं। भंडारण मतलब स्टोरेज होता है। तो आइए मिट्टी की तैयारी पढ़ते हैं कि मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है। बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला करके झुकाया जाता है। जो किसान, अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि किसान हल से जोतते हैं खेत को, तो वो मिट्टी को ढीला करके झुकाते हैं। ऐसा करने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मिट्टी में बड़ी गांठें हैं तो उन्हें कुदाल से तोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी को हवादार बनाती है, जिससे जड़ें स्वतंत्र रूप से सांस ले पाती हैं। पोषक तत्व और सतह पर आ जाते हैं। नतीजतन मिट्टी अधिक उपजाऊ और खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं बीज बोने के बारे में। उच्च गुणवत्ता वाले और वायरस से मुक्त बीजों को एकत्र करके भूमि पर बोया जाता है। बीजों को सही गहराई और अंतराल पर बोया जाना चाहिए।
बीज बोने के कई तरीके हैं, जैसे अतीत की तकनीकें। अतीत की तकनीकें मतलब पहले क्या होता था कि पहले के समय में 2 बैलें होती थी और फिर उन्हीं से हम जो किसान होते थे उसी से वो हल जोतते जाते थे और जो दूसरा व्यक्ति होता था वो वो वहाँ पे बीज डालता रहता था। तो इसे हम अतीत की तकनीकों के अंतर्गत लाएंगे। फिर है प्रसारण, फिर डिबलिंग। डिबलिंग में आप ड्रिप सिस्टम की हेल्प से एक पतली सी पाइप होती है, उसमें बीज भर दिए जाते हैं, उसी से एक अंतराल गहराई तक बीज जाते हैं। प्रत्यारोपण, पहाड़ी अवरोहण, हल के पीछे बीज गिराना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पंक्ति रोपण की जांच करें। पंक्ति रोपण मतलब कि बीज सिर्फ एक पंक्ति में ही गिरे। और ड्रिलिंग। आइए अब जानते हैं खाद और उर्वरक का समावेश। मिट्टी में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरकता बनाने और बढ़ाने और पौधों को पनपने में सहायता करने के लिए खाद और उर्वरक मिट्टी में डाले जाते हैं। खाद में गड्ढे हों, पौधों और जानवरों की सड़कर खाद बन जाते हैं। इसके बाद सिंचाई करते हैं, उसके बाद खपतवार संरक्षण और फिर फसल काटने के लिए उसके लिए जब वो उसका सीजन खत्म हो जाता है, जब फसल पक जाती है, तब हम उस फसल को काट लेते हैं। और फसल काटने के बाद जैसे कि आपने देखा होगा, तो फसल काटने के बाद हम उसे बड़े-बड़े बोरों में या फिर टैंकर्स में हम उसे स्टोर करते हैं, जिसे हम हिंदी में भंडारण करते हैं। तो अगर हम भंडारण नहीं करेंगे तो इससे फसल ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। इसमें कीट और नमी से सुरक्षित रखना चाहिए। फिर हम करते हैं पशु उपभोग, जिससे हमको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन आदि। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों, आपका ये होमवर्क है कि आज मैंने आपको जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ के आएंगे और उन सभी के बारे में कुछ नए तथ्य ढूंढ के लाएंगे और पढ़ेंगे उसे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से पाठ को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले छोटे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई श्री अहम कुमार को आमंत्रित करती हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? अहम कुमार पढ़ा चुके हैं, इनका हो गया है। अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय को। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। नेगी सर। नेगी सर। सर, कृपया आप अपना माइक ऑन करें। उनका नेट काम नहीं कर रहा लगता है। अब आपको सभी को धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, मंत्रिता जी, आपको धन्यवाद। आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और एक बार मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि एकात्मता जी और आदरणीय आकाश सर, श्यामपल पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर नेगी सर और जितने भी साथी, साहित्यकार, अतिथि, अभिभावक, नन्हे दोस्त जुड़े हैं, सबका स्वागत करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, जो नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ चुके हों, तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया है। नेगी सर का भी शायद संभवतः नेट खराब है। तो मैं आप सभी को एक बार प्रणाम करता हूँ और आप सबका स्नेह मिलते रहेगा। कल कविता वाचन कार्यशाला की
लिए भी सहमतियाँ हमारे दोस्तों ने दे दी हैं। तो मैं कल के लिए आमंत्रित करता हूँ जो साथी इस पटल पर जुड़े हैं, इस पटल को और संबल प्रदान करेंगे, बच्चों को जोड़ करके। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।